आज का पहला क्वेश्चन है, लोसर पर्व का संबंध उत्तराखंड की किस जनजाति से है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लोसर पर्व उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है? तो जाड़ भूटिया, थारू, जौनसारी या फिर बोगशा। तो लोसर पर्व का जो संबंध है वो है जाड़ भूटिया से, यानी ए ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, भोटिया की बात करें तो भोटिया में आता है जाड़, ठीक है, जाड़ भोटिया। तो आप याद रखना, जाड़ भोटिया जो देखने को मिलते हैं ये मिलते हैं उत्तरकाशी में। कहाँ पर देखने को मिलते हैं ये? उत्तरकाशी में देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें हम भोटिया की, तो देखिए भोटिया जो है, भोटिया जनजाति किरात वंशीय है। आप याद रखना, भोटिया जो है किरात वंशीय अर्धघुमंतु जनजाति है। ये अपने आप को खस राजपूत कहते हैं, ठीक है, ये अपने आप को खस राजपूत कहते हैं। भोटिया लोग जो है देखिए 1962 से पहले, ठीक है, 1962 से पहले नीति, माड़ा, दारमा, ठीक है, आदि दर्रों के माध्यम से जो है कहाँ से व्यापार करते थे? तिब्बत से जो है ये व्यापार करते थे। यहाँ से जो अभी तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना है कि महाहिमालय की, ठीक है, महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति है। तो आप याद रखना, महाहिमालय की सर्वाधिक आबादी वाली जो जनजाति है ये है भोटिया जनजाति। कौन सी है? भोटिया जनजाति। याद रखना, भोटिया जनजाति की लगभग 10, ठीक है, 10 उपजातियां राज्य में निवास करती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा कि उत्तराखंड राज्य में भोटिया जनजाति की कितनी उपजातियां निवास करती हैं? तो आप याद रखना, 10 उपजातियां जो हैं निवास करती हैं। अब देखिए, भोटिया जनजाति के जो लोग हैं, आपको पता है पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी, ठीक है, इनके 291 गाँव में जो है ये निवास करती हैं। अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग चमोली में, ठीक है। तो चमोली में देखिए जो मारछा है, ठीक है, जो मारछा है, मारछा और तोलछा, तो ये जो है कहाँ पर निवास करते हैं? चमोली में। अगर आपसे पूछ लेता है सोका, ठीक है, सोका, जोहारी, चौदांसी, दरमिया, ये कहाँ पर निवास करते हैं? पिथौरागढ़ में, ठीक है, पिथौरागढ़ में। और उत्तरकाशी जिले में जाड़ भोटिया निवास करते हैं। तो आपको पता है भोटिया जनजाति से पहले भी काफ़ी क्वेश्चन बने हैं। उसके अलावा देखिए, भोटिया जनजाति में जो है ऋतु प्रवास किया जाता है, ठीक है, ऋतु प्रवास किया जाता है। ग्रीष्म काल में जो है ये लोग जो बुग्याल होते हैं, जहाँ पर हरी मतलब घास ज़्यादा होती है, वहाँ पर जो है अपना आवास बनाते हैं और उसको कहते हैं मैत। क्या बोलते हैं? मैत। और ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भोटिया जनजाति द्वारा ग्रीष्मकालीन में कौन सा आवास बनाया जाता है? तो मैत। अगर आपसे पूछता है कि शीतकालीन, ठीक है, शीतकाल में या शीतकालीन इनका जो आवास है उसको क्या कहते हैं? तो उसको बोलते हैं मुनसा या फिर गुंडा, ठीक है, मुनसा या गुंडा। उसके अलावा आपको पता है भोटिया जनजाति एक पशुपालक व ब्राह्मण जनजाति है। भोटिया जनजाति के लोग जो है शराब को छंग कहते हैं। इस तरह के जो वर्ड होते हैं ना, ये आपको पता है एग्जामिनर आपसे जो मिलान वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ पर पूछ लेता है, ठीक है, वहाँ पर जो है ये पूछ लेता है। उसके अलावा देखिए, इनमें जो सगाई की रस्म होती है, वो होती है थोची। क्या होती है वो? थोची, ठीक है। तो आपको पता है आपको जनजाति जो है वो अच्छी तरह से पढ़नी है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा इसमें, कोल्टा समुदाय की दशाओं पर विचार करने हेतु कब कोल्टा जांच समिति का गठन किया गया था? तो देखिए, कोल्टा समुदाय की दशाओं पर विचार करने हेतु कब कोल्टा जांच समिति का गठन किया गया था? पहला ऑप्शन है 5 फरवरी 1971, बी ऑप्शन है 17 फरवरी 1959, सी ऑप्शन है 13 जनवरी 1981, डी ऑप्शन है 5 मार्च 1990। तो देखिए, कोल्टा जांच समिति का जो गठन हुआ था गाइस, ये हुआ था 17 फरवरी 1959 में।
और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? बलदेव आर्य। कौन थे? बलदेव आर्य। देखिए कोल्टा समुदाय जो आता है ये किस जनजाति में आता है? तो आप याद रखना जौनसारी जनजाति में। किसके अंतर्गत आता है? जौनसारी जनजाति में। जौनसारी आपको पता है 3 वर्गों में बटे हुए हैं, खसास, कारीगर और हरिजन। ठीक है, तो इन तीनों में बटे हुए हैं और इसमें भी जो है ये आपने याद रखना है कोल्टा जांच समिति काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये पहले भी एग्जाम में पूछी गई है। उसके अलावा देखिए आपको पता है जो जौनसारियों का समाज होता है वो पितृसत्तात्मक होता है। कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। आपको पता है थारू, जौनसारी, भोटिया, बोक्सा, राजी, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा समाज पितृसत्तात्मक है और कौन सा समाज जो है मातृसत्तात्मक है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पहले बन रखे हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लकड़ी का वह गहरा बर्तन जिसमें भोटिया जनजाति का प्रिय पेय जया को उबाला जाता है। तो देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि लकड़ी का वह गहरा बर्तन जिसमें भोटिया जनजाति का प्रिय पेय जया को उबाला जाता है उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए उसको क्या कहा जाता है तो आप याद रखना डोम। क्या कहा जाता है? डोम कहा जाता है। तो भोटिया लोगों का जो मुख्य पेय पदार्थ है, इस तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि भोटिया लोगों का मुख्य पेय पदार्थ क्या है? तो ये क्या है? जिया। क्या हो जाएगा ये? जया। अब देखिए जो भोटिया जनजाति के लोग हैं शराब को क्या कहते हैं? छंग। क्या कहते हैं उसको? छंग कहा जाता है। तो ये आप यहाँ से याद रखना, 2 तरह से आपसे क्वेश्चन पूछेगा। विवाह के अवसर पर भोटिया लोग जो है देखिए पोड़ा नृत्य करते हैं। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि भोटिया लोग जो है विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं? तो पोड़ा नृत्य करते हैं। पोड़ा नृत्य जो है एक प्रकार का युद्ध नृत्य है जो एक हाथ में रुमाल लेकर किया जाता है। उसके अलावा देखिए क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण बनता है कि भोटिया जनजाति के देवता हैं। तो देखिए भूमियाल। कौन से हैं? भूमियाल। कौन से हैं गाइज? भूमियाल। तो आपने याद रखना यहाँ पे क्या आ रहा है? भो आ रहा है और यहाँ पे भी क्या आ रहा है? भा आ रहा है। तो इससे भी आप थोड़ा सा इनको थोड़ा सा ट्रिक करके इनको याद कर सकते हैं। अगला है जौनसारियों का प्रमुख देवालय जहां महासु अपने चारों वीर भाइयों में माता देवलाड़ी के साथ विराजते हैं। तो ए ऑप्शन है हनोल, बी ऑप्शन है बुल्हाड़, सी ऑप्शन है बिसोई और डी ऑप्शन है हमारा लखवाड़। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हनोल। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? हनोल हो जाएगा। अब देखिए जौनसारी लोगों का जो पवित्र तीर्थ स्थल है वो क्या है? हनोल। तो आप यहाँ से इस तरह से क्वेश्चन बनेगा, जौनसारी लोगों के मुख्य देवता हैं। ठीक है, जौनसारी लोगों के या जौनसारी जनजाति के जो मुख्य देवता हैं वो हैं महासू। कौन है? महासू। ठीक है, आप याद रखना जो महासू देवता हैं इनका जो त्योहार है, ठीक है, इनका जो प्रमुख त्योहार है वो है जागड़ा। कौन सा है? जागड़ा। और ये पहले भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक है, जो जागड़ा त्योहार है ये भादों के महीने में लगता है। कब लगता है ये? भादों के महीने में लगता है। जौनसारी जनजाति में देखिए जो जन्माष्टमी होती है, आप याद रखना जन्माष्टमी जो होती है, जन्माष्टमी को ये अठोई के रूप में पूजते हैं। अठोई के रूप में जो है ये पूजते हैं। ठीक है, और नुड़ाई त्योहार आपको पता है इसमें भेड़ पालकों का त्योहार है। तो आपसे किसी भी तरह से मिलान करके भी पूछ लेगा। ठीक है, एक तरफ आपको त्योहार दे देगा जो नॉर्मल त्योहार होते हैं जैसे दीपावली हो गया, ठीक है, जन्माष्टमी हो गया, दशहरा हो गया, और दशहरा को ये आपको पता है पांचाई। क्या कहते हैं ये? पांचाई। ठीक है, और पांचों के रूप में भी जो है ये इसको पूजते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में थारू जनजाति की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में थारू जनजाति की कुल कितनी प्रजातियां जो है पाई जाती हैं? तो ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 11 या फिर ऑप्शन डी है 7। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा गाइस वो हो जाएगा हमारा 7। ठीक है, तो उत्तराखंड राज्य में थारू जनजाति की कुल कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? तो आप याद रखना कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं 7। आपको पता है थारू जनजाति से भी जो है काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं। वो किस तरह से? देखिए
थारू जनजाति जो है कुमाऊं क्षेत्र की और उत्तराखंड की सर्वाधिक जनजाति है। ठीक है, आप याद रखना, अगर क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं क्षेत्र की सर्वाधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है, तब भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, थारू। अगर पूछता है उत्तराखंड की सर्वाधिक जनजाति कौन सी है, तब भी आपका आंसर हो जाएगा थारू। आपको पता है गढ़वाल की कौन सी है, जौनसारी। कौन सी गाइज, जौनसारी। अब बात कर लेते हैं, देखिए थारू। तो थारू जनजाति जो है उधम सिंह नगर, आप याद रखना, उधम सिंह नगर में सर्वाधिक जो है ये पाई जाती है। उधम सिंह नगर के जैसे खटीमा हो गया, किच्छा है, नानकमता है, सितारगंज है। ठीक है, तो उधम सिंह नगर के 144 गांव में जो है ये निवास करते हैं। अगर आपसे परसेंटेज में पूछ ले तो उधम सिंह नगर में 90%, ठीक है, 90% जो है थारू जनजाति निवास करती है। थारू जनजाति राज्य के तराई व भावर क्षेत्र में निवास करती है। थारू जनजाति के लोग जो होते हैं, देखिए, ये स्थायी कृषक और पशुपालक होते हैं। ये अपने आप को जो है किरातवंशी मानते हैं। ठीक है, और महाराणा प्रताप के वंशज हैं, ये अपने आप को मानते हैं। ठीक है, और ये जो है देखिए मंगोल प्रजाति के काफ़ी निकट हैं। याद रखना, थारू जनजाति जो है मंगोल प्रजाति के काफ़ी निकट माने जाते हैं। थारू जनजाति कई गोत्रों में बटी होती है, जिसको बोलते हैं कुरी। क्या बोलते हैं जिसको, कुरी। और अभी जो जो व्यक्तिक सहायक वाला एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा भी गया है। ठीक है, थारू जनजाति की जो बड़वायक गोत्र है, आप याद रखना, थारू जनजाति का बड़वायक गोत्र है, इसको सबसे उच्च माना जाता है। लेकिन राणा गोत्र जो है, ठीक है, जो राणा गोत्र हैं, इनको सबसे थारू माने जाते हैं। उसके अलावा बात करें जो उनकी कुछ प्रथा हैं, ठीक है, आपको पता है हर जनजाति की जो है कुछ प्रथाएं होती हैं, उनका एक विशेष महत्व होता है। ठीक है, तो इनमें तीन टिकटी प्रथा जो है वो प्रचलित है, एग्जाम में पूछी जाती है कि तीन टिकटी प्रथा जो है किस जनजाति से संबंधित है। तो आप याद रखना, थारू जनजाति से संबंधित है। ठीक है, इनमें जो विवाह कराता है बंदा, ठीक है, जैसे एक पक्ष लड़के वाला है, एक पक्ष लड़की वाला है, इन दोनों को कह सकते हैं जो शादी की बात चलाता है, ठीक है, या विवाह की जो बात चलाता है, उसको किस नाम से पुकारते हैं। तो आप याद रखना, मझपतिया। किस नाम से पुकारते हैं उसको, मझपतिया। अब देखिए, थारू जनजाति में दो पक्षों के बीच में जो विवाह तय करने को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पक्की पौड़ी। क्या बोलते हैं उसको, पक्की पौड़ी बोलते हैं। पक्की पौड़ी के बाद क्या होता है, इनमें सगाई रस्म होती है। ठीक है, क्या होती है, सगाई रस्म। और इस सगाई रस्म को क्या कहा जाता है, अपना पराया। क्या कहा जाता है, अपना पराया। और जब इनकी विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है कि हाँ भाई इस तिथि को जो है विवाह होना है, तो उसको बोलते हैं बात कट्टी। क्या बोलते हैं उसको, बात कट्टी। तो इस तरह से जो है आपको एक तरफ दे देगा कि दो पक्षों के बीच विवाह करने को क्या बोलते हैं, सगाई रस्म को क्या बोलते हैं, ठीक है, विवाह की तिथि को। तो ये आपसे मिलान में भी पूछ लेगा। थारू लोगों का प्राय विवाह जो होता है वो माघ या फुलेरा दूज में होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है, जब लड़की स्थायी रूप से लड़के के घर आती है तो इस रस्म को क्या बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं चाला। क्या बोलते हैं इसको, चाला। अब देखिए, थारू में जो है विधवा विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है, आप याद रखना, एक भोज कह लो या फिर एक प्रथा कह लो, लठ भरवा भोज। काफ़ी जो है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, लठ भरवा भोज। तो ये जो है विधवा विवाह के अवसर पर लड़की का पिता जो अपनी बिरादरी को भोज देता है, जिसको लठ भरवा भोज कहते हैं। अब देखिए, थारुओं की महिलाओं को तलाक देने का भी अधिकार है, जिसको क्या बोलते हैं, उरारी। तो ये वर्ड जो होते हैं ना इस तरह के, जैसे उरारी हो गया, मजपतिया हो गया, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, मिलान में पूछ लेगा। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखने हैं। उसके अलावा देखिए, थारू जनजाति जो होते हैं चावल से एक शराब बनाते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जाड़। ठीक है, एक जाड़ भोटिया है वो अलग है। ठीक है, ये क्या है, चावल से निर्मित जो है मदिरा होता है, क्या होती है, शराब होती है। थारू जनजाति के लोग जो है वनों में आखेट करते हैं और उसको क्या बोलते हैं, खावर। क्या बोलते हैं उसको, खावर। इस पॉइंट को भी आप याद रखें क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर क्वेश्चन कर लेता है कि थारू का जो समाज होता है कैसा समाज होता है, पितृसत्तात्मक होता है या फिर मातृसत्तात्मक होता है।
तो देखिए जो थारू का समाज होता है गाइस वो होता है मातृ सत्तात्मक। कैसा होता है? तो मातृ सत्तात्मक होता है। अब देखिए धान की बुवाई, जब थारू लोग जो है धान की बुवाई करते हैं तो उसमें जो है ये क्या करते हैं? हरिया पूजा। क्या करते हैं ये? हरिया पूजा करते हैं। इससे पहले भी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे इनका प्रमुख त्योहार है बजहर है, ठीक है। और ये आपको पता है एक क्वेश्चन और बनता है कि होली के टाइम पर, ठीक है, होली के समय पर जो है ये कौन सा नृत्य करते हैं? तो खिचड़ी नृत्य करते हैं। कौन सा नृत्य करते हैं? खिचड़ी नृत्य करते हैं। और इनमें देखिए बिरादरी पंचायत होती है। आप याद रखना, कई बार क्वेश्चन बना है कि बिरादरी पंचायत जो है किस जनजाति से संबंधित है? तो थारू जनजाति से संबंधित है। इनमें न्याय के लिए जो है थारू में मद पंचगण की प्रथा होती है। मद पंचगण में क्या होता है? पंच होते हैं और वो शराब लेते हैं और पीते हैं, और ठीक है। तो इस तरह से आप याद रखना, क्वेश्चन कर लेता है कि जो न्याय की प्रथा है मद पंचगण वो किससे संबंधित है? तो थारू जनजाति से जो है वो संबंधित है। उसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ से याद रखना, दिखनोरी प्रथा। आप याद रखना दिखनोरी प्रथा। तो पूछ लेगा कि दिखनोरी प्रथा का जो संबंध है या दिखनोरी प्रथा की जो परंपरा है वो किस जनजाति में देखने को मिलती है? तो थारू जनजाति में देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार जाड़ भोटिया द्वारा नव वर्ष पर आयोजित किया जाता है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कंडाली उत्सव, लोसर, टोंका या डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा त्योहार जाड़ भोटिया द्वारा नव वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है लोसर, ठीक है, लोसर त्योहार काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हो जाएगा, प्रत्येक भूटांतिक व्यापारी का तिब्बत में एक मध्यस्थ होता था जिसे कहा जाता था। तो देखिए प्रत्येक भूटांतिक व्यापारी का जो है तिब्बत में एक मध्यस्थ होता था जिसे कहा जाता था। तो आप याद रखना, जैसे इधर ये हमारे उत्तराखंड से थे, ठीक है, और इधर तिब्बत थे। तो उत्तराखंड से, ठीक है, जो भोटिया व्यापारी होते थे वो तिब्बत को क्या है अपना जो भी सामान लेके जाते थे, तो यहाँ पे जो बीच में जो बंदा होता था जो, ठीक है, इनके जो माल इधर से लेके उधर को देता था, इस तरह से आप मान सकते हैं। तो उसको क्या बोलते थे? तो उसको बोलते थे मितुर। क्या बोलते थे उसको? तो उसको बोलते थे मितुर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लोसर व सुरगैन, ठीक है, का पहले भी एग्जाम में काफ़ी पूछा गया है। तो लोसर व सुरगैन जैसे प्रमुख त्योहार उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति से संबंधित हैं? देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अभी आपने व्यक्तिक सहायक वाला एग्ज़ाम देखा था, आपको पता है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था। उसमें जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि तुबेरा बाज्यू तिमली, ठीक है, किस जनजाति के लोकगीत हैं? आप देखेंगे ना तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन जो है डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आप याद रखना, लोसर व सुरगेन जैसे प्रमुख त्योहार उत्तराखंड राज्य की किस जनजाति से संबंधित हैं? जाड़, बनरावत, बुक्सा या डी इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखना ये जाड़, ठीक है, जाड़ जनजाति से जो है ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड की किस जनजाति का उल्लेख अबुल फजल द्वारा, ठीक है, अबुल फजल द्वारा जो रचित है आईने अकबरी में मिलता है? तो आप याद रखना ये क्वेश्चन इससे पहले भी एग्जाम में पूछा गया है। तो उत्तराखंड की किस जनजाति का उल्लेख अबुल फजल की जो पुस्तक है आईने अकबरी इसमें मिलता है? तो आप याद रखना बोक्सा जनजाति का उल्लेख जो है वो मिलता है। अब देखिए बोक्सा लोग जो है ऊधम सिंह नगर, ठीक है, ऊधम सिंह नगर का जो हमारा बाजपुर है, काशीपुर है, वहाँ पर देखने को मिलते हैं। नैनीताल जिले का जो रामनगर है वहाँ पर देखने को जो है ये मिलते हैं। इसीलिए जो हमारा ऊधम सिंह नगर है, ठीक है, ऊधम सिंह नगर है और जो नैनीताल है इसका जो बोक्सा बहुल क्षेत्र है उसको बोलते हैं बुक्साड़। क्या बोलते हैं? बुक्साड़। तो पूछ लेगा आपसे क्वेश्चन कि बुक्साड़ किस मतलब किस बहुल क्षेत्र को कहते हैं, तो आपको ऊधम सिंह नगर नैनीताल दे देगा, ऊधम सिंह नगर अल्मोड़ा दे देगा या नैनीताल अल्मोड़ा दे देगा। तो किसी भी तरह से आपसे घुमा के क्वेश्चन कर लेगा। याद रखना एक अंग्रेज अधिकारी थे, कौन थे वो? इलियट, ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही पॉइंट पूछता है। तो अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार बोक्सा लोग सर्वप्रथम जो है
चंपावत के बनवसा में बसे थे। ठीक है, चंपावत के बनवसा में जो है ये बसे थे। उसके अलावा जो देहरादून है, आप याद रखना, जो देहरादून है, देहरादून में जो है मेहर बोक्सा, आप याद रखना, देहरादून में मेहर बोक्सा निवास करते हैं। ठीक है, और ये राज्य के जो हमारे बोक्सा हैं, ये राज्य के 173 गांवों में जो है निवास करते हैं। बोक्सा लोग जो है देखिए स्वयं को पवार राजपूत बताते हैं। ठीक है, पवार राजपूत बताते हैं। उसके अलावा आपको पता है बोक्सा जनजाति 5 गोत्रों या उपजातियों में विभक्त है। क्वेश्चन कर लेगा कि बोक्सा जनजाति कितने गोत्रों या उपजातियों में विभक्त है, तो आप याद रखना 5। कितने? 5। यदुवंशी, राजवंशी, पवार, पतराज और तनवार। अब देखिए बोक्सा जनजाति में जो पुत्री हैं, ठीक है, उनको भी संपत्ति का अधिकार होता है। इनका जो समाज होता है वो होता है पितृसत्तात्मक। कैसा होता है? पितृसत्तात्मक होता है। तो इनका समाज भी आपने याद रखना है। पांचों जनजाति के आपने ये इतना तो याद रखना है कि उनका समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक है या फिर मातृ सत्तात्मक है, तो ये आपने याद रखना है। इनकी जो प्रमुख देवी हैं, जो बोक्सा हैं, ठीक है, बोक्सा की जो प्रमुख देवी हैं वो हैं चोमुंडा देवी। ठीक है, चोमुंडा देवी। ठीक है, और ये कहाँ पर निवास करती हैं? काशीपुर में। और काशीपुर में इन्हीं के स्थान पर कौन सा मेला लगता है? चैती मेला। ठीक है, चैती मेला लगता है चैत्र में। ये भी आप पॉइंट को याद रखेंगे। बुक्साड़ के बोक्सा जो है देखिए एक देवता है साकरिया, तो ये भी आपने याद रखना है कि साकरे देवता की पूजा करते हैं। ठीक है, साकरे देवता को जो है ग्राम देवता भी कहा जाता है। ठीक है, ग्राम देवता भी कहा जाता है। ग्राम खेड़ी देवी की ये पूजा करते हैं। हुल्का और जो ज्वालापा देवी हैं उनकी भी ये पूजा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि होंगड़, ठीक है, आप याद रखना, होंगड़, गोटरे और डलिया, ये जो है बोक्साओ के प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है, बोक्साओ के जो है प्रमुख त्योहार हैं। इनमें जो है बिरादरी पंचायत है, याद रखना, इनमें जो है बिरादरी पंचायत होती है। क्या होती है? बिरादरी पंचायत होती है। और बिरादरी पंचायत का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है वो होता है तख्त। क्या होता है? तख्त होता है। अगला है और आज का अंतिम क्वेश्चन, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बंदी रक्षक 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो उत्तराखंड की निम्नलिखित में से किस समुदाय में सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो ये है भोटिया जनजाति में। किस में है? भोटिया जनजाति में। तो ये थे आज के उत्तराखंड के अनुसूचित जाति और जनजाति से 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।